हेलो भाई साहब, इधर इधर इधर। क्या हो गया? डर लग रहा है क्या? नवंबर में एग्ज़ाम है। तो बस टेंशन मत लो, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो जिन बच्चों को ये डर लग रहा है कि सर टेक्स्ट का पेपर समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिख के आना है, नंबर कैसे आएंगे, मतलब हमारा टारगेट 80-90 प्लस का है, तो प्लीज़ आप कुछ चीज़ें बता दो। तो मैं 7 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। इतना मेरा आपसे वादा है कि अगर ये 7 चीज़ें आप फुलफिल कर ले तो आपके टेक्स्ट में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। तो पहला पॉइंट ये बात ध्यान देना, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ना मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है, उनको टैक्स आता तो है बट उनके प्रोविजन क्लियर नहीं है। मतलब बच्चा कह रहा है दोनों के अंदर फर्क क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सबने कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 50C पढ़ा। अब 50C आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला पढ़ लिया, तो बच्चे को पता भी है स्टैम्प ड्यूटी 110% से ऊपर होनी चाहिए, तो स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस बनेगा। वो सारी बातें बच्चे ने रटी हुई है, बट वो प्रोविजन क्यों बना उसके लॉजिक बच्चे को क्लियर नहीं है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आपने प्रोविजन टैक्सेशन के अंदर पढ़े हैं, अगर आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके उसके रीजन क्लियर है कि वो प्रोविजन इंसर्ट क्यों किया गया ना, तो मेरे को लग नहीं रहा आपको टैक्स में दिक्कत आएगी। पॉइंट नंबर 2, ये बात ध्यान देना कि कम से कम एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवीजन जरूरी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों के नवंबर में एग्जाम है, उनकी अभी तक कोचिंग चल रही है। तो अगर अभी तक कोचिंग चल रही है, तो अगर आपकी 1-2 रिवीजन है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। 3-4 रिवीजन कम से कम होनी चाहिए। अगर आपने कभी भी रैंक होल्डर के इंटरव्यू सुने हो, वो ऑलवेज ये बात कहते हैं कि सर 4 से 5 रिवीजन जरूरी है। मैं 4 से 5 की बात नहीं कर रहा, 3 से 4 रिवीजन कम से कम आपकी होनी चाहिए। अब वो रिवीजन का प्लान आप किस तरह से तैयार करोगे उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट आप एक पूरा प्लान तैयार कर लो कि आपका बैच कब खत्म हुआ था, अभी तक कितनी रिवीजन हो चुकी हैं, मेरे एग्जाम कब हैं, उससे पहले मेरी 4 रिवीजन कैसे होंगी। एक रिवीजन तो कोशिश करेंगे यूट्यूब पे करवा देंगे, बाकी बैलेंस रिवीजन जो है वो अपने पूरा टाइम टेबल बनाना है कि वो रिवीजन मुझे कैसे करनी है। फिर पॉइंट नंबर 3, ये बात ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो अगर आपको अच्छे नंबर लेने कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। मतलब आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर क्वेश्चन आता है, मतलब वो कोशिश करते हैं आंसर जल्दी लिखने की। आंसर लिखोगे जल्दबाजी में, आंसर गलत ही करोगे। मतलब जब तक आप पहले क्वेश्चन को ही नहीं समझोगे कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे टोटल इनकम निकालनी है, मुझे ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है, मुझे सैलरी हेड की इनकम निकालनी है, मुझे किस हेड की इनकम निकालनी है, या जीएसटी में मुझे ग्रोस लाइबिलिटी निकालनी है या नेट लाइबिलिटी निकालनी है, आईटीसी निकालना है। तो मतलब बच्चों को अगर यही पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो कम से कम अपने क्वेश्चन 2 बार पढ़ने। अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 जो है, जब भी आपका एग्जाम आएगा सबसे पहले आपने कोशिश करनी है जीएसटी अटेम्प्ट करने, क्योंकि जीएसटी इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा कम है, और उसमें मेरे ख्याल से पूरे में से पूरे नंबर भी आ सकते हैं। फिर आप आओगे इनकम टैक्स के ऊपर, और ये मत करना कि एक क्वेश्चन इनकम टैक्स, एक क्वेश्चन जीएसटी, एक क्वेश्चन इनकम टैक्स, एक क्वेश्चन जीएसटी, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और जो भी आपने क्वेश्चन करने हैं, पहले जो आपको आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आते उसको बिल्कुल बाद में करना है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपने ध्यान में देके चलना है। अगला पॉइंट ये बात ध्यान देना कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हो ना, तो काफी सारे बच्चों को प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती। तो सिंपल सी बात है, टैक्सेशन के अंदर मेजरली क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रैक्टिकल, इनकम टैक्स में तो मेजरली प्रैक्टिकल ही होते हैं, जीएसटी में कुछ प्रोविजन बेस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, उनकी टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए, मतलब टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए। हर पॉइंट का वर्किंग नोट आपको बना के आना है। जैसे मान लो सैलरी वाला क्वेश्चन है, आपने अलाउंसेस का ट्रीटमेंट किया, परक्यूसिटी का ट्रीटमेंट किया, तो मतलब आप ये मान के चलो कि एग्जामिनर को ना कुछ पता नहीं है, आपको सारी बातें उससे बतानी है। तो हर एक पॉइंट का अगर वर्किंग नोट बना के आओगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे आपके नंबर कितने हैं। मतलब मुझे अभी तक याद है जब मैं सीए इंटर के अंदर था, तो जब मेरे टैक्स के अंदर नंबर आए ना, मैं खुद हैरान था कि यार मैंने तो मतलब इतने नंबर मेरे आ कैसे गए। फिर मुझे पता लगा कि जो मैंने वर्किंग नोट बनाए थे ना, वो मेरे काम कर गए। तो मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस तो आपने करने हैं, साथ में वर्किंग नोट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो वर्किंग नोट्स आपने बहुत बड़े तरीके से बना के आने हैं। और अगर प्रोविजन बेस वाला क्वेश्चन है, तो पहले आप सेक्शन नंबर अगर याद है तो फिर सेक्शन नंबर लिखोगे, नहीं तो छोटे छोटे पैराग्राफ में आपने उसका आंसर लिख के आना है, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट ये बात ध्यान देना कि जब भी आप एग्जाम दोगे, आप उस हर एग्जाम को ये मान के चलना कि आपकी, ये लगा लो, मतलब कहते हैं ना लास्ट एग्जाम होता है, कि बस इसके बाद मुझे कोई एग्जाम नहीं देना। मतलब जितना आप बेस्ट दे सकते हो उतना आपने बेस्ट देना है। जल्दबाजी मत करना, आपका करियर होता है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो कि अगर ये एग्जाम क्लियर हो गए, फिर सीए फाइनल है, फिर आगे सीए है, मतलब कितने बड़े मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाले, तो हम अपने करियर से क्यों खेलें। तो सिंपल सी बात है ना, जब भी आप एग्जाम लिखने के लिए बैठते हो, उस 3 घंटे में सारी दुनिया को भूल जाओ। बस आप ये सोचो कि मेरा पेपर, मुझे अपना बेस्ट देना है, आपका रिजल्ट देखना कितना बेस्ट आएगा।
ठीक है जी। और बाकी कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस हर एक डाउट्स का मैं रिप्लाई करूंगा, चाहे वो टैक्सेशन का है चाहे वो अदर्स का है। अगर अदर्स के होंगे तो बाकी हमारी टीम पूरी की पूरी यहाँ पर आपके अल्टीमेट सीए चैनल के ऊपर आएगी। बाकी अगर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नई वीडियो के अंदर। बाय बाय।